और वहाँ के बड़े नाम अब बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की राह पकड़ रहे थे और फिल्मिस्तान ने इस मौके को भांप लिया। निर्देशक नितिन बोस पहले आए और उसके बाद आए संगीतकार जिन्होंने शुरुआत फिल्मिस्तान से ही की और आगे चलकर हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार के रूप में जाने गए, यानी कि एस.डी. बर्मन। नितिन बोस ने अगली फिल्म निर्देशित की जिसका नाम था मजदूर, लेकिन एस.डी. बर्मन के संगीत वाली फिल्म शिकारी यह 1946 बड़ी हिट रही और स्टूडियो चल निकला। शशधर मुखर्जी को अंदाज़ा हो चुका था कि अच्छे गीत संगीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी है, इसलिए एस.डी. बर्मन के बाद सी रामचंद्र और हेमंत कुमार को भी फिल्मिस्तान के साथ जोड़ा गया। इस स्टूडियो की म्यूज़िक सेटिंग्स उस दौर में इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर थी। यहाँ की फिल्मों में 7-8 गीत होना आम बात थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत जो यह 1950 में बना था, लेकिन बेमिसाल गीत सच्चे अर्थों में देश भर में गूंजा 2 साल बाद, जब यह 1952 में फिल्मिस्तान की आनंद मठ में इसे हेमंत कुमार ने संगीतबद्ध किया था। कुछ मतभेदों के चलते अशोक कुमार ये 1946 में फिल्मिस्तान छोड़कर वापस बॉम्बे टॉकीज चले गए थे और वहाँ कुछ हिट फिल्में भी बनाई, लेकिन फिल्मिस्तान को उसके बाद अब नए स्टार्स की दरकार थी। अशोक कुमार के जाने के 1 साल बाद फिल्मिस्तान में दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की फिल्म नदिया के पार हिट हुई, लेकिन असली धमाल मचाया 1948 में आई उनकी फिल्म शहीद ने, जो उस साल की सबसे कामयाब फिल्म बनी। इसके बाद कामिनी कौशल के साथ फिल्मिस्तान की उनकी तीसरी फिल्म शबनम भी हिट रही। फिल्मिस्तान के अलावा दिलीप कुमार ने दूसरे निर्माताओं के साथ मेला और अंदाज जैसी सुपरहिट फिल्में भी दी। इन 2 सालों में दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार के रूप में स्थापित हो गए। फिल्मिस्तान की कामयाबी के बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब ईयर 1950 में शशधर मुखर्जी ने अपने स्टूडियो के शेयर बिजनेसमैन तोलाराम जलान को बेच दिए। ये वो दौर था जब मुंबई में एक के बाद एक पुराने स्टूडियो बंद हो रहे थे। कई साल फिल्में बनाने के बाद थक चुके थे और ब्रेक लेना चाहते थे। वो इंग्लैंड चले गए और तोलाराम जलान फिल्मिस्तान के मुख्य निर्माता बन गए, लेकिन जालान ने जो फिल्में बनाई वो कुछ खास चली नहीं। जालान की समझ में आ गया कि फिल्में दूसरे व्यापारों से अलग हैं। फिल्मिस्तान को शशधर मुखर्जी के क्रिएटिव इनपुट की कमी खल रही थी। आखिरकार शशधर मुखर्जी वापस लौटे और उनके साथ फिल्मिस्तान की सफलता भी लौट आई। ईयर 1953 में अनारकली में एक नए हीरो प्रदीप कुमार को लॉन्च किया गया। अनारकली साल की सबसे कामयाब फिल्म रही, वो कहानी जिस पर 7 साल बाद के आसिफ ने मुगले आजम बनाई। अनारकली के साथ एक और स्टार का जन्म हुआ, ये थे स्क्रिप्ट राइटर नासिर हुसैन, जो आगे चलकर बॉलीवुड के बेहद कामयाब निर्माता निर्देशक बने। प्रदीप कुमार को हीरो लेकर ही बनी अगली फिल्म नागिन ये 1954 जो साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और प्रदीप कुमार को स्टार बना गई। अभिनेत्री वैजंती माला की भी ये पहली सफल फिल्म रही थी। नागिन के गीत जबरदस्त हिट रहे थे और उसकी नागिन धुन आज भी अमर है। यहाँ तक कि देश के सपेरे भी अपनी बीन पर उसी धुन को बजाते हैं। खास बात यह है कि फिल्म के लिए वो धुन बीन पर नहीं बल्कि क्लेवियो लाइन नाम के एक यंत्र पर बजाई गई थी। यह 1954 में फिल्मिस्तान का सुनहरा साल था। इस साल नागिन के साथ साथ नास्तिक और जागृति भी टॉप हिट फिल्मों में शुमार हो गई।